रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। 1948 में जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया है, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। टाटा के रिश्तेदार और शापूरजी पल्लोंजी समूह के पल्लोंजी मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया,
जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पद ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और उनकी बहाली का आदेश दिया, लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और cashcrow.com, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़ रुपए। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप शाओमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्टवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉगस्पॉट शुरू करने के लिए जेनिफाई का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त टाटा ने अंतरपीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप गुडफेलो लॉन्च किया। रतन टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत थे और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य थे। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैटफील्ड रत्न सदस्य, वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करती है। रतन टाटा के विदेशी संबंधों में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेस और बूज एलन हैमिल्टन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्यता शामिल थी। वे रैंड कॉरपोरेशन और अपनी मातृ संस्था अल्मा मेटर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के न्यासी मंडल के भी सदस्य थे। वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय निवेश परिषद के बोर्ड सदस्य थे और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के भी सदस्य थे। टाटा एशिया पैसिफिक पॉलिसी के रैंड केंद्र के सलाहकार बोर्ड पूर्व पश्चिम केंद्र के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल थे और बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन के भारत एड्स इनिशिएटिव कार्यक्रम बोर्ड में सेवारत थे। फरवरी 2004 में रतन टाटा को चीन के झोजियांग प्रांत में हांगजो हैंगज़हौ शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। रतन टाटा की अपनी छोटी 1 लाख रुपए की कार नैनो के लिए सराहना की गई। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जिसने अपने वादे का पालन किया। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल हैं पद्म भूषण 2000, भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित करते हुए पद्म विभूषण 2008, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ सीईओ 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। फिक्सी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। काफी समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। रतन टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे हैं। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया।